नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं खबर में दम है। विधानसभा चुनावों से पहले मध्य प्रदेश में रोजगार पर सियासत जोर पकड़ रही है। एक तरफ सीएम शिवराज ने ऐलान किया है कि अगले 1 साल में अभियान चलाकर 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि ऐसे वादे पहले भी किए जा चुके हैं, लेकिन युवाओं को कुछ नहीं मिला। सभा के चुनाव होने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है। इस 1 साल में अभियान चलाकर मध्य प्रदेश में 1 लाख सरकारी रोजगार दिए जाएंगे। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर्स में भी रोजगार देने की बात सीएम ने की है और युवा उद्यमियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए लोन दिया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले पर अब सियासत तेज हो गई है और कांग्रेस का कहना है कि ये सारे दावे हमेशा की तरह झूठे ही साबित होंगे। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। जाहिर है, विधानसभा चुनावों में भी विपक्ष इस मुद्दे का सियासी माइलेज लेने की कोशिश करेगा और ये बात बीजेपी भी बखूबी समझती है। ऐसे में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी क्षेत्रों में 1 लाख नौकरियां देने की बड़ी घोषणा की है। बीजेपी का दावा है कि निजी क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, साथ ही स्वरोजगार के लिए भी कर्ज दिया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हर समय रोजगार को लेकर विशेष प्रयास करती है और हम तीनों स्तर पर विशेष प्रयास कर रहे हैं। पहला तो लोगों को सरकारी नौकरी जो एलिजिबल है उनको मिल सके। दूसरा, प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए जिसमें उद्योगों के माध्यम से भी रोजगार मिल सके। और एक बहुत महत्वपूर्ण है स्वरोजगार। तो स्वरोजगार के अवसर उचित रूप से मध्य प्रदेश में स्थापित हो सके, इसके लिए विस्तृत रूप से कार्य योजना बनी है। चाहे लोन देने की बात हो, चाहे किसी भी तरह के बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसमें प्रदेश की सरकार से सहायता देने की बात हो, हर स्तर पर काम हो रहा है। लेकिन 1 लाख रोजगार देने के वादे पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने की बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन इसके बावजूद भी बेरोजगारी घटी नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में 34 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं, लेकिन खोखली घोषणाओं के अलावा सरकार के पिटारे में युवाओं के लिए कुछ नहीं। देखो, ये जो उनकी कैसेट है ये पिछले 15 साल से चल रही है और ये पहले भी हमारे पास उनके कई ट्वीट और कई बयान है जो इस तरह के बयान लाखों लोगों को रोजगार के दे चुके हैं। हाँ, रोजगार तो दे नहीं पाए, लेकिन बेरोजगारी का आंकड़ा 34 लाख को पार कर चुका है पंजीकृत, और नॉन पंजीकृत की बात करें तो ये लाखों में आंकड़ा है। 2023 के विधानसभा चुनावों में अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया है। बेरोजगारी प्रदेश का बड़ा मुद्दा है और विपक्ष इसे भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। हालांकि सरकार ने भी युवाओं को रोजगार देने के लिए कई सारी योजनाएं शुरू कर दी हैं। अब देखना होगा कि इन योजनाओं और रोजगार देने की सरकार की कवायद कितनी सफल होती है। वासु चौरे, न्यूज़ 18, भोपाल। करीब 80,000 की सैलरी, लेकिन 300 करोड़ की संपत्ति। जबलपुर में एआरटीओ के भ्रष्टाचार के साम्राज्य का ईओडब्ल्यू ने खुलासा किया। एआरटीओ के आलीशान मकान में होम थिएटर, स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं मिली हैं और इसी के साथ ही कई मकान और फार्म हाउस का भी खुलासा हुआ। अपने रसूख के दम पर एआरटीओ ने कैसे काली कमाई का साम्राज्य खड़ा किया। ये अकेला भ्रष्ट अफसर नहीं, इससे पहले भी करप्शन के कई किंग पकड़े जा चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। भ्रष्टाचार के दम पर नई इबारत लिखने वाले सरकारी अधिकारियों के लिए अगस्त का महीना मानो मुसीबत भरा साबित हुआ। यही वजह रही कि ईओडब्ल्यू ने अगस्त महीने में 4 बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया, जिसमें भ्रष्टाचार की नींव पर अपनी जिंदगी बिता रहे 4 मलाईदार पदों पर बैठे अधिकारी बेनकाब हुए। लेकिन इसमें सबसे चर्चा वाली कार्रवाई थी जबलपुर के एआरटीओ संतोष पाल पर की गई कार्रवाई, जहां करोड़ों की संपत्ति का न केवल खुलासा हुआ बल्कि जो नजारा पेश हुआ उसने हर किसी को चौंका दिया। महल के जैसा आलीशान मकान, होम थिएटर, स्विमिंग पूल, शानदार बाथरूम, महंगी कुर्सियां, लग्जरी कार, ऐशो आराम का पूरा इंतजाम। 80,000 रुपए सैलरी वाले किसी शख्स के लिए ऐसी लग्जरी सपना है, लेकिन जबलपुर के एआरटीओ संतोष पॉल ने इसे हकीकत बना दिया है। ये घर ही नहीं, एआरटीओ ने भ्रष्टाचार का पूरा साम्राज्य खड़ा कर रखा है। एआरटीओ के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू की छापेमारी में काली कमाई का ऐसा खुलासा हुआ किसी के भी होश उड़ जाए।
जबलपुर के विजयनगर शताब्दीपुरम स्थित घर के साथ ही एआरटीओ संतोष पॉल के 5 मकान, चरगवा रोड पर एक फार्म हाउस और 4 गाड़ियां मिली हैं। इसके साथ ही घर से 16 लाख रुपए कैश भी मिले। एक नजर आरटीओ की काली कमाई पर डालते हैं। मकान पीपी कॉलोनी 1247 वर्ग फीट, मकान शंकर शाह बाड़ 1150 वर्ग फीट, 2 मकान शताब्दीपुरम 10,000 वर्ग फीट, 1 मकान कस्तूरबा गांधी वार्ड 570 वर्ग फीट, मकान गढ़ा फाटक 771 वर्ग फीट, फार्म हाउस ग्राम दिखाखेड़ा में 1.4 एकड़, लग्जरी कार का जखीरा। मौके पर अभी सर्च कार्रवाई जारी है। मौके से जैसे ही टीमें लौटती हैं और उसके बाद जो भी दस्तावेज या निवेश की जानकारी मिली है उसके आकलन के बाद इसके बारे में अंतिम जानकारी बताई जा सकती है। फिलहाल अभी तक क्या अभी तो जांच में आया था, जो शिकायत आई थी इसका सत्यापन कराया गया था। उस शिकायत के सत्यापन पर यह पाया गया था कि जो इनके और इनकी पत्नी के आय के वैध स्रोत हैं उसकी तुलना में लगभग 650% संपत्ति इनके द्वारा अर्जित की गई है और व्यय किया गया है। उसके आधार पर जो है आय से अधिक संपत्ति का मामला पाए जाने से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और प्रकरण पंजीबद्ध करने के उपरांत इनके निवेश और संपत्तियों की जानकारी को जुटाने के लिए माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके सर्च कार्रवाई कल रात में 3 टीमों के द्वारा अलग अलग 3 स्थानों पर शुरू की गई है, जो मौके पर भी जारी है। सर कुछ गहने, सोने के गहने, चांदी? हाँ, मिला है, सोने के चांदी गहने मिले हैं, कुछ कैश मिला है। इसके अभी इसका वैल्यूएशन करा रहे हैं और वैल्यूएशन के बाद इसका अंतिम जानकारी। इस अधिकारी की चल अचल संपत्ति का आकलन किया जा रहा है, जो इसकी आय से करीब 650 गुना ज्यादा हो सकती है। इसके पहले ईओडब्ल्यू की टीम ने 3 अगस्त को जबलपुर नगर निगम में पदस्थ सहायक यंत्री पर एक्शन लिया। उसकी संपत्ति भी आय से करीब 203 गुना ज्यादा निकली। 5 अगस्त को बालाघाट में बिजली कंपनी के इंजीनियर के घर छापा पड़ा तो पता चला कि आय से 280 गुना ज्यादा संपत्ति का मालिक बन बैठा है। वहीं 8 अगस्त को कुंडम तहसील के सहायक समिति प्रबंधक के पास आय से 218 गुना ज्यादा संपत्ति का खुलासा हुआ था, जबकि जबलपुर के इस अफसर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक सरकारी अधिकारी काली कमाई का किंग निकला। अपने रसूख के दम पर एआरटीओ ने अपनी पत्नी रेखा पॉल को आरटीओ कार्यालय में ही क्लर्क की नौकरी पर रख लिया। बताया जा रहा है कि इसके कई रिश्तेदार भी आरटीओ के कामों में ठेका और पार्टनरशिप में शामिल हैं। संतोष पॉल के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र, ऑटो चालक को गांजा बेचने के झूठे आरोप में फंसाने की धमकी देना, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, परमिट सहित वीआईपी नंबर्स की मनमानी फीस वसूलना और कमीशन लेने जैसे आरोप भी लगे। एआरटीओ संतोष पॉल के खिलाफ लगातार शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। बताया जा रहा है कि इसकी पहुंच कई मंत्रियों तक है। ऐसे में अगर एआरटीओ की काली कमाई की सही तरीके से पड़ताल की जाए तो कई रसूखदारों की पोल भी खुल सकती है। जबलपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रतीक मोहन अवस्थी की रिपोर्ट। मिशन 2023 की तैयारी से पहले बीजेपी निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर चौकन्ना है। पार्टी अब उन नेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है जिनकी वजह से निकाय चुनाव में मेयर सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। आखिर बीजेपी का क्या है एक्शन प्लान, देखिए उसका सपोर्ट में ये रिपोर्ट। 2023 से पहले बीजेपी निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर चौकन्ना है। उन जगहों की रिपोर्ट प्रदेश संगठन की ओर से तलब की गई है जहां पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। खबर ये भी है कि पार्टी उन नेताओं पर सख्त कार्रवाई की तैयारी में है जिन्होंने या तो पार्टी के खिलाफ काम किया या पार्टी के खिलाफ बगावत करके मैदान में खड़े हुए। हाल ही में बीजेपी की भोपाल में बड़ी बैठक के दौरान पार्टी नेतृत्व ने साफ कर दिया था कि वैसे नेता या कार्यकर्ता जो पार्टी के काम में दिलचस्पी नहीं लेते या फिर पार्टी की गाइडलाइन के खिलाफ काम करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन तय है। जातिगत बयानबाजी पर प्रीतम लोधी का निष्कासन इस बात का सबूत भी है कि बीजेपी में मनमानी नहीं चलेगी। अब पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं पर नजर रखने की प्लानिंग पर भी काम कर रही है जो पार्टी के लिए समर्पित नहीं है या फिर पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी जीवन संगठन है, तो हार हो या जीत हो सदैव समीक्षा रहती है
तो ना सिर्फ समीक्षा उन जगहों की जाएगी जहां पर हार हुई है, अपितु जहां पर हम जीते हैं वहां पर भी हम अपना वोट प्रतिशत कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए निरंतर काम किया जाएगा। और यही कारण है हम 2 से आज 400 की सफर पर हैं और ये निरंतर चलता रहेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी ने 5 दिन के भीतर ऐसे सभी नेताओं की रिपोर्ट तलब की है जिन्होंने नगरीय निकाय चुनाव में या तो पार्टी के खिलाफ काम किया या फिर बागी होकर मैदान में खड़े हो गए। ऐसे कार्यकर्ताओं पर पचमढ़ी में होने वाली प्रदेश कार्य समिति की बैठक से पहले एक्शन भी लिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी चरम के ऊपर है और इस तरह के एक्शन से और साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी में एक दूसरे के विरोध में काम किया गया चुनाव में, मतलब एक दूसरे का विरोध कर ही रहे हैं और आपस में अंतरकला बढ़ी रही है। लेकिन बड़ा विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं समझ रही है कि जनता उनके विरोध में खड़ी है। जब जनता किसी के विरोध में खड़ी है तो जनता को संतुष्ट करने के लिए कुछ काम करें, शायद कुछ भला हो जाए। चुनाव वो सरकार हार रही है, जनता मध्य प्रदेश की नाराज है और मध्य प्रदेश की जनता के दर्द दुख जो है दूर करने की कोई भी इनके सामने में योजनाएं नहीं है। दरअसल बीजेपी भले ही ये दावा करे कि नगरीय निकाय चुनाव में उसका वोट प्रतिशत कांग्रेस से ज्यादा रहा, लेकिन हकीकत ये भी है कि पार्टी को मेयर की 7 सीटों से हाथ धोना पड़ा। ऐसे में संगठन बागी और पार्टी के खिलाफ काम करने वाले नेताओं कार्यकर्ताओं को लेकर सतर्क है। संगठन को ये भी आशंका हो सकती है कि अगर ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया तो विधानसभा चुनाव में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। इन दिनों चुनावी सीजन में विकास के मुद्दों से भी ज्यादा गूंज धार्मिक मुद्दों की सुनाई देने लगी है। और जब धार्मिक मुद्दों की बात आती है, राजनीति के केंद्र में हमेशा प्रभु श्री राम नजर आते हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ की सियासत में इस बार सिर्फ श्री राम की ही नहीं बल्कि श्री कृष्ण के नाम की गूंज भी सुनाई देने लगी है। देश और प्रदेश में अब तक राम के नाम को लेकर के राजनीति होती रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के सियासत में अब कृष्ण के नाम की भी एंट्री हो गई है, क्योंकि यहाँ प्रदेश सरकार कृष्ण कुंज बना रही है जो कि सारे नगरीय निकायों में बनाए जा रहे हैं। ऐसे में राम के बाद अब कृष्ण की सियासत को लेकर के जुबानी जंग शुरू हो गई है। क्या छत्तीसगढ़ में बीजेपी के हाथ से राम का मुद्दा कांग्रेस छीन लेगी? आजकल सूबे की राजनीति में सवाल की चर्चा काफी है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने राम वन गमन पथ को सीएम भूपेश बघेल के ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर न सिर्फ पेश किया बल्कि सूबे की सरकार राम वन गमन पथ सर्किट पर तेजी से काम भी कर रही है। जाहिर है कांग्रेस इसका सियासी माइलेज लेने की कोशिश भी करेगी, लेकिन बीजेपी के लिए चिंता की बात सिर्फ यही नहीं बल्कि कृष्ण कुंज के जरिए भी कांग्रेस ने बीजेपी पर बढ़त हासिल कर ली है। यानी चुनाव में कांग्रेस के पास सिर्फ राम ही नहीं बल्कि कृष्ण भी हैं। सीएम भूपेश ने बीजेपी को साफ संदेश भी दे दिया कि राम और कृष्ण पर किसी का कॉपीराइट नहीं। सबके हैं ये, राम किसी का या कृष्ण किसी का, उसका क्या कह सकते हैं, कॉपीराइट नहीं, पेटेंट नहीं है। हालांकि बीजेपी इसकी भरपाई में लगी जरूर है। नए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने टेंपल रन शुरू कर दी है। उनका कहना है कि राम और कृष्ण सबके हो सकते हैं लेकिन कांग्रेस के नहीं हो सकते, क्योंकि कांग्रेस ने राम को काल्पनिक बताया था और राम मंदिर निर्माण रोकने की कोशिश की थी। निश्चित रूप से भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण सबके हैं लेकिन कांग्रेस के नहीं है। कांग्रेस पार्टी का जो अतीत रहा है, जिस प्रकार से भगवान राम के लिए उन्होंने बातें कही, काम किया, मंदिर निर्माण को रोकने का प्रयास किया, भगवान राम को काल्पनिक बताया, तो ये कहना कांग्रेस को शोभा नहीं देता है। आमतौर पर चुनाव में बीजेपी का राम नाम का मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस पर भारी पड़ता दिखता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कुछ अलग हो रहा है। भूपेश सरकार न सिर्फ राम की स्मृतियां सहेज रही है बल्कि कृष्ण की सांस्कृतिक विरासत भी बना रही है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी का ट्रम्प कार्ड क्या होता है। वैसे तो राम मंदिर और राम के नाम को लेकर के लगातार सियासत चल ही रही है और आने वाले दिनों में भी इसको लेकर के कई तरह की बयानबाजी देखने को मिलेगी, लेकिन छत्तीसगढ़ से शुरू हुई कृष्ण के नाम को लेकर के लगातार सियासत जो चल रही है, क्या वो पूरे देश में जाएगी और क्या यहाँ की जो बयानबाजी है वो राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचकर राम और कृष्ण के नाम की सियासत चुनावी मुद्दे बनेगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी बेरोजगारी के मुद्दे पर बड़े सियासी आंदोलन की तैयारी कर रही है।
24 अगस्त को बीजेपी युवा मोर्चा करीब 1 लाख युवाओं के साथ सीएम आवास घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। नए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी इसका ऐलान कर चुके हैं। उधर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ में अब सियासी संग्राम छिड़ने वाला है, क्योंकि बीजेपी युवा मोर्चा ने यह ऐलान कर दिया है कि 24 अगस्त को 1 लाख युवाओं के साथ वो राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और सीएम आवास का घेराव करेंगे, जिसकी रणनीति लगातार बनाई जा रही है। ये बात अलग है कि कांग्रेस दावा कर रही है कि रणनीति चाहे जो भी हो, लेकिन बीजेपी का आंदोलन धरातल पे सफल नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के नए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सरकार को घेरने की रणनीति में जोर शोर से जुट गए हैं। नया नेतृत्व अब बेरोजगारी को कांग्रेस सरकार के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाना चाहता है। इसकी शुरुआत एक आंदोलन से करने की तैयारी है, जो बीजेपी युवा मोर्चा 24 अगस्त को करने वाला है। बेरोजगारी पर हल्ला बोल के लिए युवा मोर्चा की बैठकों का दौर हर स्तर पर जारी है। दावा किया जा रहा है कि 24 अगस्त को प्रदेश भर से करीब 1 लाख युवा राजधानी आएंगे और सीएम हाउस के घेराव में शामिल होंगे। बीजेपी युवा मोर्चा ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर उनके प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की गई तो नतीजा ठीक नहीं होगा। और 24 अगस्त का दिन इस बात का द्योतक होगा। 24 अगस्त को यह तय हो जाएगा कि इस प्रदेश के युवाओं को छलने और ठगने वाली सरकार का जाना तय है, और उस दिन इस बात का आगाज होगा, इस बात का संकल्प इस प्रदेश के युवा लेकर के जुटेंगे कि इस अन्याय करने वाली भ्रष्ट सरकार को इस प्रदेश से उखाड़ फेंकना है। लाखों की संख्या में युवा राजधानी में जुटेंगे, मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। प्रशासन लाख प्रयास कर ले, भारतीय जनता युवा मोर्चा और इस प्रदेश भर के युवा मुख्यमंत्री निवास तक पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री जी का घेराव करके उनसे सवाल करेंगे। एक भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया या रोका गया, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लगातार हमारे कार्यकर्ता तो आएंगे ही आएंगे इस आंदोलन में, मगर इस सरकार के खिलाफ ऐसे युवा इस आंदोलन में शामिल होंगे जो इस सरकार के झूठ के शिकार हैं, इस सरकार के फरेब के शिकार हैं। ऐसे युवा जो तमाम रूप से लगातार आंदोलन सरकार के खिलाफ कर रहे थे। उधर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। कांग्रेस का यह भी दावा है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर देश में सबसे कम है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सीएम हाउस घेराव करने के लिए 10 जगह से निकले, 100 जगह से निकले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस आंदोलन को करने के पहले भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि बेरोजगारी को लेकर जो आंदोलन करने जा रहे हैं, कौन सी नैतिकता से करने जा रहे हैं। यह आंदोलन तो उन्हें केंद्र सरकार के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ करना चाहिए। छत्तीसगढ़ देश का ऐसा राज्य है जहाँ पे की बेरोजगारी दर देश में सबसे कम है। देश की बेरोजगारी दर आज़ादी के बाद सबसे ऊंचे शिखर पे है। मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा किया था। अभी तक 8.5 साल में 17 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, नहीं मिला। छत्तीसगढ़ में तो पिछले 5 साल में, पिछले 3.5 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला है, और आने वाले 5 साल में 15 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन हुआ है। बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी युवा मोर्चा के इस बड़े आंदोलन में शामिल होने इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के भी पहुंचने की बात कही जा रही है। दावा यह भी किया जा रहा है कि राज्य सरकार के खिलाफ बीते 3.5 साल का ये सबसे बड़ा आंदोलन होगा। बेरोजगारी को लेकर सियासी संग्राम ने प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी है, चुनौतियां भी बढ़ा दी है कि 1 लाख युवाओं के साथ आंदोलन के ऐलान के बाद उन्हें संभाला कैसे जाएगा, एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। लेकिन तमाम चुनौतियों के बीच सवाल ये है कि इस तरह से सियासी संग्राम से आम जनों को, आम लोगों को क्या कुछ लाभ होगा, क्या कुछ लाभ होगा भी, या फिर केवल ये सियासी ड्रामा ही बन के रह जाएगा। भले जो भी हो, लेकिन ये तो तय है कि बीजेपी की तैयारियां देख के ऐसी लगती है कि बीजेपी अब आर पार के मामले पे या मूड पे आ चुकी है। कैमरा पर्सन भविष्य श्रीवास्तव के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।